हेलो, मैं संजय कुमार। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को बताएं और टेलीग्राम पे जाके सारे मटेरियल का पीडीएफ है और वीडियो भी सारे जो भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। और यूट्यूब पे आके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए, आज ये पहली क्लास है एथिक्स के ऊपर, जिसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एथिक्स है क्या। इसीलिए इसका शीर्षक मैंने रखा है कि एथिक्स किस चिड़िया का नाम है। एथिक्स तो क्या है। बहुत शोध के बाद मैं एक ऐसे वक्तव्य की तलाश में था जहां से मैं अपनी जर्नी शुरू कर सकूं। खैर, तो आम बोलचाल की भाषा में जो हमारा समाज है, जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं, गुरबा लोग हैं, सामान्य लोग हैं, सबके अंदर है कि नेत और नियत से जीवन जीना ही उनके लिए नैतिकता है, जिसका आग्रह हमारे सारे धर्म ग्रंथ करते हैं। लेकिन सवाल को ये ढूंढना कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें आज एथिक्स को सिविल सर्विस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, ये मान के कि सहज विकास जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता का जो मानव के जीवन में होता है, जैसा शिक्षा के मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान से जुड़े लोग जिसका दावा करते हैं, सब चर्चा करूंगा। तो वो सहज विकास कहीं ना कहीं उसमें बाधा आ रही है। इसलिए इसके लिए एक पेपर रखा गया और उस पेपर के दो दृष्टिकोण हैं। पहला खंड जो उस पेपर का है वो थियोरेटिकल मिजाज का है, सिद्धांतिक मिजाज का है, जो ये जानना चाहता है कि आपने क्या क्या पढ़ लिख लिया। और दूसरा ये मान के चलता है कि आप सिविल सर्वेंट हो गए या पब्लिक सर्वेंट हो गए और आप दिए हुए परिस्थिति में कौन सा निर्णय लेंगे, उसका क्या आधार होगा। तो एक साथ ये पेपर आपको एक विद्यार्थी भी मानता है और आपको एक पदाधिकारी भी मानता है। ये दूसरे पेपर की ब्यूटी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहा कि आखिर इस बिलाप का कोई ऐसा सीरा, ऐसा पॉइंट मिले जहां से मैं अपनी जर्नी चालू करूं। तो जाके मुझे मैकाले मिनट्स में मिलता है। हम सब जानते हैं कि मैकाले, जिसको लॉर्ड मैकाले कहा जाता है, कि एक बहुत बड़ी चिंतक हुए, बहुत बड़े चिंतक हुए और जिनका प्रभाव से आज तक भारत मुक्त नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि मैकाले को विलेन के रूप में प्रस्तुत किया गया। वो मूलतः उतना अपराधी और दोषी नहीं है जैसे लोगों ने मैकाले को पढ़े बगैर मान लिया। ये भारत सदैव मैकाले का ऋणी रहेगा अगर उसके अच्छाई को देखें तो। खैर, तो मैकाले ही वह पहला और आखिरी व्यक्ति है जो अंग्रेज की सत्ता में सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ। न वो वायसराय था, न गवर्नर जनरल था, लेकिन उसकी चर्चा हर दिन होती है किसी न किसी रूप में। और वह चर्चा हीरो से ज़्यादा खलनायक के रूप में होती है। जबकि हमारे जैसे शिक्षाविद या हमारे क्या जो पूरा शिक्षा जगत के जो स्कॉलर हैं, वो सारे लोग मैकाले का समर्थन करते हैं। तो मैकाले ने जो मिनट्स लिखा, विलियम बेंटिक ने उसको कहा कि भाई लाख रुपया हमें आया है, हमारे पास बहुत दिन से पड़ा हुआ है 1813 के चार्टर एक्ट से ही, और 1831 हो रहा है, तो इस पैसे को में क्लैरिटी नहीं। चार्टर एक्ट के धारा नंबर 43 पे उस पर लिख दिया गया कि इस पैसे को आप, कंपनी को कहा गया, हिदायत दी गई,
ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि आप वहाँ वैज्ञानिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच और साहित्य के पुनरुद्धार के लिए खर्च करेंगे। उसमें मैकाले ने अपना रिपोर्ट दिया, डेट इज कॉल्ड मैकाले मिनट्स, और वो रिपोर्ट में उसने दुनिया का बेहतरीन निबंध में से एक है। वैसे भी मैकाले फ्रांसिस बेकन का शिष्य है, बहुत बड़ा निबंधकार है और उसको पढ़ने लायक है। आप सब नेट पे पढ़ सकते हैं और हमारे साथ रहेंगे तो मैं उसको हिंदी में पढ़ाऊंगा भी। तो उस मिनट्स में बहुत सारे सवालों को उठाया। उससे एज ए एथिक्स के स्टूडेंट मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं एक क्लू खोजा हूँ कि उसने कहा कि भारत यूरोप के जो आध्यात्मिक मूल्य हैं और जो यूरोप की सत्यनिष्ठा है उसके बराबर है। और सब चीज़ में तो धज्जी मेरा उड़ाया, लेकिन वो स्वीकार किया कि अध्यात्म और मोरालिटी में भारत यूरोप के बराबर है। तो ये क्लू कितने काम का है कि 1835 में कोई इतना बड़ा रिसर्च के बाद उसने लगभग सारी किताबों को पढ़ा, विलियम जोन्स के एशियाटिक सोसाइटी के लाइब्रेरी को खंगाल मारा, लॉजिकल आदमी था, मेंबर बन के आया था, पहला मेंबर था वो लॉ कमीशन का, एक तरह से वो लीगल एडवाइस देना था, और उसने ये बात स्वीकार ली। तो इसका मतलब है कि कॉमन आदमी के बीच नैतिकता इस समय कम नहीं है। और वो सेकेंडरी सोर्स से स्टडी किया। सोर्स क्या था? तो हमारे सारे धार्मिक किताबें। तो ये जान गया कि जिस समाज में इतनी ज़्यादा धर्म के प्रति आस्था है और धर्म से समाज चलता है, तो यहाँ का कॉमन आदमी नैतिक है। और उन्हीं लोगों ने सत्ता में भ्रष्टाचार की शुरुआत की और वो बुझने पे नहीं बुझ रही है। अब हम सीधे आ जाते हैं 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको मोइली कमीशन भी कहा जाएगा या कहा जाता भी है, ने अपनी रिपोर्ट दी। उसी रिपोर्ट का प्रभाव है कि सिविल सर्विस में एथिक्स है, शासन में नैतिकता की उसने बात की, अलग से एक बुकलेट दिया। और उसमें वो कमीशन बुरी तरह विलाप करता है। वो कमीशन के रिकमेंडेशन, अनुशंसाएं और उसके विलाप को आप सीधे समझ सकते हैं। उसमें कहा कि नैतिकता की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति भ्रष्टाचार है। करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ इथिक्स। इथिक्स फेल किया तो कौन सी चीज जन्म ले लिया? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के करप्शन शब्द से आता है, और करप्ट शब्द मूल लैटिन शब्द करप्टस से ही विकसित हुआ है, संवर्धित हुआ है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना। यानी कोई विधान है, कोई नियम है, कोई लोकाचार है, उसको नष्ट कर देना, तोड़ देना ही मूल स्वभाव में करप्शन है। अब इथिक्स के लिए मूल जो ग्रीक शब्द है वो शब्द है इथिकॉस। इथिकॉस मूल ग्रीक शब्द है, मतलब इथिक्स लैटिन वर्ड नहीं है, इथिक्स ग्रीक वर्ड है इथिकॉस, और जिसका है कि आदत से उत्पन्न होना। यानी नैतिकता कैसे उत्पन्न होगी? आदत से होगी, हैबिट से होगी। बहुत पते की बात कही गई। तो भ्रष्टाचार का स्वभाव इतना ज्यादा लोगों में घर कर गया कि पूरा सिस्टम ही इसके जद में आ गया। और उस पर विलाप करते हुए आगे कहता है कि आज मानव का कंडक्ट, आचरण प्रश्नों से पार नहीं है, नॉट द बियॉन्ड द क्वेश्चन, सब प्रश्न के घेरे में। और भ्रष्टाचार एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समस्या बन गई है, नॉट ओनली द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। ये समाज के किसी भी विधा को नहीं छोड़ रही है, इतना यह कैंसर की तरह फैल चुकी है।
और यहां पे एक गंभीर सवाल उठता है कि नीति, मानवीय संबंध में नीति शास्त्र का सार, एसेंस ऑफ एथिक्स इन द ह्यूमन इंटरफेस, तो उसमें उसका सीधा क्या अभिप्राय बनता है? वो वही तत्व है जिस तत्व से मनुष्य मर्यादित होता है। ये वही तत्व है जिस तत्व से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी चीज होती है सार्वभौमिक नैतिकता, यानी जिसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज भी कह सकते हैं, यानी सार्वभौमिक मूल्य भी जिसको कहा जाता है, जिस मूल्य के द्वारा सार्वभौमिक नैतिकता की स्थापना होती है या उसके आधार में, उसके बेस में यूनिवर्सल एथिक्स ही होता है। आगे मैं बताऊंगा, भारत और पश्चिम दोनों की तुलना करके इसको ढूंढता हूं, तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर लिंगीय समानता होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी, मानवीय प्राकृतिक अधिकार, विधि विधान का हम पालनकर्ता बने, हमारी उसमें आस्था हो, पालनकर्ता से ज्यादा है कि हमारा आस्था हो, हमारे अंदर एक दायित्व के रूप में ये फले और बढ़े। द्वितीय प्रशासनिक आयोग के शब्द में नैतिकता मानक नियमों का एक संवर्ग है जिसे समाज अपने ऊपर लागू करता है। नैतिकता क्या है? तो मानक नियमों का एक संवर्ग है और उसे समाज अपने ऊपर लागू करता है, और जो मनुष्य के व्यवहार को मार्गदर्शित करने में झलकता है। और व्यवहार क्या है? तो आप किस विकल्प के द्वारा किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। जैसे ही व्यवहार में विकल्प के साथ आप मजाक करते हैं, एक स्पष्ट गाइडलाइन, एक स्पष्ट नीति, एक स्पष्ट अधिनियम, नियम, इस पे चलते हैं, उसके बदले आप वैकल्पिक रास्ता चुन लेते हैं, तो मामला वहीं पे खंडित और मंडित हो जाता है। यकीनन मानक नियमों का एक सख्त ईमानदार संस्कृति की जरूरत है, और क्योंकि यह अपने आप में एक नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित नहीं करता है, जब तक हम एक संस्कृति नहीं बनाएंगे मानक नियमों का, तब तक ये नियम नहीं बनेंगे। तो मानव नियमों के अंतर्गत नैतिक व्यक्ति की जोरदार शब्दों में अथवा भावना के रूप में नहीं, अब तो यह सदैव एक एक्शन और कार्रवाई के रूप में झलकना चाहिए। उनका कहना है कि केवल बात कर देने से नहीं होगा या इसको स्वीकार लेने से नहीं होगा। जो भी लोक सेवक हैं, जो भी सत्ता से जुड़े लोग हैं, चूंकि मौलिक मिशन पॉलिटिकल लोगों की भी बात करता है, पूरे इन टोटलिटी में बात करता है, समग्रता में बात करता है, और कहता है कि जब तक एक्शन में नहीं आएगा वो आचरण, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। बात सही है। एक्शन ही कोई व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति एक्शन से ही किसी चीज का प्रतिफल देता है, या उसकी प्रतिक्रिया उसके एक्शन से आती है। जैसे आप देखते हैं कि अरे बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर आया, हमारे यहाँ का पुलिस कप्तान, हमारे यहाँ का एसपी, एक्शन से दिखने लगता है कि सारे गुंडागर्दी के जो ग्राफ है नीचे होने लगते हैं, थोड़ी सी सांस लोग अच्छे ढंग से लेने लगते हैं, या कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बहुत ही उसके अंदर लोगों के प्रति हमदर्दी, संवेदनशीलता, कोई अहंकार नहीं, चूंकि वो अपने को जनता का जब तक सेवक नहीं समझेगा तब तक वो जनता के लिए उचित कार्य नहीं कर पाएगा। तो नैतिकता आग्रही है कि उल्लंघन के लिए दंड मिले, और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो संबंधित और उचित व्यक्ति के पास उसकी छानबीन के लिए उसकी संस्तुति हो, उसका रिकमेंडेशन हो, उसकी अनुशंसा हो। अब इथिक्स इन गवर्नमेंट,
सरकार में नैतिकता काफी व्यापक, बहुत ही बड़ा इसका संदर्भ है और इसकी तुलना आप सरकार के विभिन्न अंगों में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है उससे कर सकते हैं। सभी कर्मचारी के सामूहिक प्रयास नैतिकता के बीच डेविएशन फ्रॉम इथिकल नॉर्म्स के विरुद्ध संघर्ष की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सभी नियमों और व्यवसायों को शामिल करने की आवश्यकता है। यानी सरकार में नैतिकता के लिए कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि व्यवसाय से लेकर, मतलब पेशे से लेकर, प्रोफेशनल इथिक्स से लेकर और एब्सोल्यूट और निरपेक्ष और सापेक्ष सारे नैतिकता और सब व्यक्ति पे लागू करने की बात करता है। बहुत बड़ी बात है। आज देखते हैं कि पैसा के कारण, अर्थाकर्षण के कारण व्यवसायिक नैतिकता, बिजनेस इथिक और व्यवसाय में नैतिकता, इथिक इन बिजनेस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रोफेशनल इथिक्स और इथिक्स इन बिजनेस, यानी व्यवसाय में नैतिकता के बीच एक डिफरेंस क्रिएट होता चला गया है। पहला, आज नैतिकता की परिधि में सभी पेशे को लाने की जरूरत है। जो भी कोई पेशा है, प्रोफेशन है, उसको नैतिकता के अधीन लाना चाहिए, चाहे वो स्वैच्छिक सेवा हो। चूंकि आप इन दिनों देखते हैं कि जितने भी एनजीओ हैं उन सब की भर के उनके अकाउंट को चेक किया जा रहा है, चीज़ों को देखा जा रहा है। कहने को तो वो स्वैच्छिक काम कर रहे हैं, गैर सरकारी काम कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ जो एक अजीब किस्म का भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ रहा है, तो इससे कोई स्पेयर ना हो, इससे कोई बचे नहीं, ये करने की बात है। और चूंकि वो नागरिक समाज के लोग हैं तो वो भी इथिक्स के जद में आए और अंततः सभी नागरिक व्यवहार में नैतिकता की जरूरत है, चाहे वो सरकार में हो, शासन में हो, लेकिन सब जगह नैतिकता की जरूरत है। दूसरी बात जो ये डॉक्यूमेंट कहता है कि शासन में नैतिकता की, दूसरा तो कि जैसे ही एक एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल सिस्टम के प्रति हो जाएगा, एक एक व्यक्ति अपने ड्यूटीज को समझने लगेगा, अपने कर्तव्यों को बोझ से चलेगा, तो जाकर वो कहीं ना कहीं समाज के विकास में अवरोध का काम नहीं करेगा, बिल्कुल फ्लो ठीक करेगा। जैसे नाली जाम हो गया तो पानी रुक जाता है, तो उस चीज को खत्म करना चाहता है और नैतिकता को उस रूप में रखना चाहता है जैसे हम पवन पानी की कल्पना करते हैं कि पवन पानी के लिए, जल और हवा के लिए हमें कोई अवरोध नहीं पैदा करता। ये अलग बात है कि शहरों में जल की बड़ी किल्लत होती जा रही है, लेकिन प्रकृति में इसकी प्रचुरता है। हवा हमारे नाक के पास लगा हुआ है, हमें उसके लिए बहुत, फिर पर्यावरण एक मुद्दा है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। अगर उसका सप्लायर भी कोई और होता तो क्या दशा होता। अब चलिए, अब सारे डिबेट को उठा के मैं पहले पश्चिम में ले चलता हूं कि पश्चिम क्या सोचा, क्या सोचता रहा है, फिर हम अपने देश में आएंगे। तो सबसे पहले फिलोसॉफिकल एंगल से समझते हैं कि दर्शन शास्त्र में जो नैतिकता की बात है वो नैतिक व्यवहार के अध्ययन की बात है। फिलॉसफी के अंदर जो नैतिकता की बात है वो अध्ययन की बात है, और ऐसा अध्ययन जिसके मदद से लोग अपने कार्य को करते हैं। बहुत बड़ी भूमिका है दार्शनिकों की, उसे इनकार नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने समाज में कहीं ना कहीं नैतिकता को बनाने के लिए समय समय पे, चाहे पश्चिम हो या पूरब, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष थॉमस पॉल और लिंडा एल्डर का कहना है कि अधिकांश लोग इथिक्स शब्द को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, अथवा बेहतर यह होगा कहना कि भ्रम में रहते हैं। इथिक्स शब्द को ही लेके भ्रमित होते हैं या भ्रम में रहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। एल्डर का विचार
और समाज इस संदर्भ में के संग सोचता है, यानी उसके तत्वों के रूप में परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं, नियम कानूनों को स्वीकारते हैं और उनकी मान्यता के अनुसार इथिक्स की अपनी कोई पहचान और मान्यता नहीं है। तो इथिक्स एज ए सब्जेक्ट, इथिक एज ए कॉन्सेप्ट, अवधारणा के रूप में आम लोगों के बीच नहीं आ पाता है। वो किसके साथ ट्रैवल करता है, उसकी यात्रा किसके साथ चलती है? तो ट्रेडिशन, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और नियम कानून। आज भी इस देश में इथिक्स के केस में यही हो रहा है कि समाज में बहुत सारे लोग गॉड फियरिंग हैं। वो सोचते हैं कि भाई भगवान से तो डरो, और वो बहुत बड़ा मानक है इथिक्स के लिए। ट्रेडिशन, दौड़े जा रहे हैं कि वो कर रहा है, समाज में ये हो रहा है, हम भी करते चले जाएंगे। कहीं रुक के सोचने को कोई तैयार नहीं है, उसके लिए उसके पास वक्त नहीं है। और कानून, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिविल सर्वेंट कानून की आड़ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को वर्ण कर लेते हैं, अपना लेते हैं। क्या चाहिए, लीगली फिट है, भले ही उनकी अंतरात्मा की आवाज, उनकी विवेक उस चीज से रोकती है, लेकिन किसी ठीक उसी तरह से जैसे प्रोफेशन में वकील हैं, तो सदैव गलत सत्य से उनका कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाना है, और रिलीफ के लिए वो कानून की वो किताब, वो गार्ड फाइल, परंपरागत क्या निर्णय लिया गया किस कोर्ट के द्वारा, उसको लेकर वो चलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इथिक्स एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। पॉल और एडलर इथिक्स की परिभाषित को इस प्रकार करते हैं, एडलर, कि इथिक्स सिद्धांतों और अवधारणाओं का समूह है जो हमें यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन करता है कौन सा व्यवहार भावना निर्माण में मदद करता है या नुकसान पहुंचाता है। अल्टीमेटली सारा खेल भावना के निर्माण से है, और कौन सा व्यवहार उचित भावना का निर्माण करता है, यानी विवेक, यहां भावना का संदर्भ विवेक है, और कौन सा उसको नष्ट करता है। तो जो व्यवहार किसी चीज को संपन्न करता है, बनाता है, वही एक तरह से इथिक्स है। अब डिक्शनरी की ओर आते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी बड़ी मानक डिक्शनरी है दार्शनिक दृष्टि से। वो इथिक्स शब्द के संबंध में कहता है कि इसका प्रयोग मॉरलिटी, सदाचार के पर्याय के रूप में होता है। मॉरलिटी के संबंध में होता है, सदाचार के प्रयोग जिसको हिंदी में कहते हैं होता है। कभी कभी इसे व्यक्ति अथवा समूह के खास परंपराओं और नैतिक सिद्धांतों के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नैतिक सिद्धांत के सोर्स के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। एक और बात हिंदी वाले को कह दूं कि कुछ चीज बिल्कुल अंग्रेजी में पढ़ें और लिखें, वरना यह अनुवाद खत्म कर देगा। वैश्विक भाषा है इथिक्स की, वैश्विक स्तर पे बहुत चिंतन किया गया इस टॉपिक पे, इसलिए मॉरलिटी को मॉरलिटी लिखेंगे, इथिक्स को इथिक्स लिखेंगे। वर्च्यू को सुचिता लिखा जाता है, लेकिन वर्च्यू लिखें, वैल्यूज, मूल्य को वैल्यू लिखें, ताकि कभी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा। इस सब के अनुवाद एक ही जगह कई बार एक ही जैसा दिखने लगता है तो दिक्कत होगी, इसलिए कॉपी में क्लियर रखें और सब कुछ क्लियर कराऊंगा। आम बोलचाल अथवा व्यवहार में इथिक्स का अभिप्राय समाज समझ समान, जो एक आम समझ से विवेक, इष्टतम और सटीक निर्णय करने से। कॉमनर्स क्या सोचते हैं कि विवेक जो बेस्ट डिसीजन हो सकता है, यही इथिक्स है। उपलब्ध विकल्प में यह सर्वोत्तम निर्णय कहलाता है कि जितने भी हमारे पास अल्टरनेट है, केस स्टडी में आपको सर्वोत्तम विकल्प को ही के पक्ष में ही आपको जाना पड़ता है। तो ये भी बात सही है, लेकिन ऐसा निर्णय सदैव रचनात्मक या सकारात्मक नहीं होता है। यह ध्वंसात्मक भी हो सकता है, यह विध्वंस भी कर देगा। जैसे आत्मरक्षा के लिए कोई गोली मारता है, बेहतर विकल्प है कि भाई अब इसको नहीं मारा तो मैं मारा गया, मेरे को पिस्तौल तो इसीलिए मैं खरीदा था, लेकिन उसके परिणाम क्या निकले कि किसी की मृत्यु हो गई। अब ये इथिक्स के लिए विचारणीय है कि बहुत बड़ी चीज है,
सारी चीजें जीवन के लिए है और उसकी मतलब ऐसा विकल्प हमने चुन लिया कि उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हमारे पास सर्वोत्तम विकल्प यही था, मैं क्या करता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि इसका रिजल्ट कई बार बहुत ही घातक हो सकता है और उसका एक सोशल, एक सामाजिक अलग ढंग का प्रभाव पड़ सकता है। इथिकली आप करेक्ट हो सकते हैं, मॉरली आप करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड का नहीं कहलाता है। उसके बाद फिर यहां स्पष्ट होता है कि नैतिकता यहां मोरल की तरह नियम उपलब्ध नहीं कराता, लेकिन इसका उपयोग मोरल वैल्यूज को निर्धारित करने के साधन के रूप में किया जाता है। तो निष्कर्ष है कि मॉरल एक नियम, सेट ऑफ लॉ की बात करता है, लेकिन नैतिकता में इसका अभाव है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है, पीछे मैं फिलॉसफी की डिक्शनरी की बात किया, आप कॉमन डिक्शनरी जिससे हम किसी चीज को निकालते हैं, उसमें कहता है कि एथिक्स संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और इसके दोनों संदर्भ में सिंगुलर और प्लूरल, बहुवचनीय संदर्भ भी है और एक वचनीय भी है। बहुवचन संदर्भ में है मोरल सिद्धांत जो व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करता है या क्रियाकलापों का संचालन जिससे होता है, उसी को हम एथिक्स कहते हैं, मॉरल का संचालन। तो इससे जैसे एक बहुत बड़ा वर्ग है मेडिकल एथिक्स या लीगल एथिक्स, तो इसमें क्या होता है कि एक बृहद पैमाने पे कार्यों को करने की बात होती है। एक वचन में ज्ञान की एक शाखा जिसका रिलेशन मॉरलिटी से है, ब्रांच ऑफ नॉलेज जो मोरल से जुड़ा हुआ है। और पश्चिम के दार्शनिक जो संप्रदाय हैं, उन्होंने नैतिकता को 3 दृष्टि से बांटा है। पहला, प्लेटो से अरस्तु की बात करें तो कहीं ना कहीं वो एथिक्स को भर्सु माना है, सुचिता हिंदी में बोलेंगे तो पहला अरस्तु क्या कहता है कि ये सुचिता की बात करता है और जिसमें दान, पुण्य, न्याय जैसी बातें जुड़ी होती है। मोरालिटी कि जस्टिस हो, सोशल वेलफेयर हो, वो मोरालिटी है एक व्यक्ति के लिए। इसका प्रभाव व्यक्ति और व्यक्तियों के समाज पर भी उल्लेखनीय पड़ता है। दूसरी बात कांट का दर्शन है, इमानुएल कांट। कांट कहते हैं कि दायित्व और जवाबदेही को ही नैतिकता का केंद्र माना गया है, यानी इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ही नैतिकता है। बहुत करीब है हमारे सिविल सर्विस के सिलेबस से कांट। मनुष्य अपने दायित्व के पालन से ही ज्ञान अर्जन करता है, नॉलेज अर्जित करता है और दायित्व का निर्वहन अपने विवेक से करता है। तो नॉलेज कहाँ से लाता है? तो शिक्षा से, और अपने विवेक का निर्वहन किससे करता है? नॉलेज से करता है। तो कांट का दर्शन क्लियर हो गया कि दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तीसरा, उपयोगितावादी लोग हैं जो हर चीज में खुशी ही ढूंढते हैं। बहुत अच्छा दार्शनिक स्कूल है जिनका सोशल साइंस के हर विषय पे पकड़ है जिनकी। इनका कहना है एक आचरणबद्ध सिद्धांत से ही या नैतिक रास्ते से ही अपार खुशी मिलती है और वह अपार खुशी से बहुसंख्यक समाज को लाभ होता है। लेकिन वो खुशी का कारण क्या हुआ? तो गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। तो ये अच्छे आचरण के आग्रही हैं जिससे हैप्पीनेस आया और वही हैप्पीनेस फैला पूरे समाज में
और पूरा समाज उस हैप्पीनेस में जीता है, उसे ये नैतिक समाज मानते हैं। कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये तीनों मिलके कहीं ना कहीं हमारे पर्पस को पूरा करते हैं। केवल एक को अगर हम ले चलें तो दिक्कत है। चूंकि जैसे ही समाज से भ्रष्टाचार जाता है और कोई आदमी नैतिक आदमी से मिलता है और बगैर परिश्रम बहुत ज़्यादा चप्पल घिसे हुए कोई कलेक्टर साहब बगैर एक पैसा लगे हुए उसका काम होता है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और उसे न्याय भी मिलता है अरस्तु की तरह। तो अब बात निकलती है कि यकीनन नैतिकता हमारे जीवन में एकाएक नहीं आता है, वैसे भी ये बचपन से बनने वाली आदत है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, एकाएक नहीं आती है। इसकी नींव हमारे बचपन में पड़ती है और हम जब देखते हैं कि घर में सहोदरों के साथ सहोदरों को गुइयां बना के कोई खेल खेलते हैं, तो उस खेल खेलते में ही हमारे अंदर एक नैतिकता का सवाल खड़ा होता है। कुछ गुइयां देखिएगा, कुछ पार्टनर्स बेईमानी करने पर आतुर रहेंगे, चाहे वो लूडो खेलें, ताश खेलें, चेस खेलें। घर में सब लोग अपने बच्चे छोटे छोटे खेल खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, तो वो खेल जो है वो कहीं ना कहीं आदि जननी बन के आती है नैतिकता के लिए, और यहीं से बेईमानी और ईमानदारी की पाठ शुरू होता है। फिर स्कूल में, समाज में जब बड़े बुजुर्ग प्रशंसा करते हैं कोई अच्छा काम करने पे, तो उसके वैल्यूज को हम समझने लगते हैं कि ऐसे काम करने पे हमारी प्रशंसा होती है। अगर हम समयबद्ध पढ़ें, बिना किसी के कहे पढ़ने बच्चा लगता है, समय पे खेल के लौट जाता है, तो उस बच्चे की बहुत तारीफ होती है और बच्चा ऊर्जित महसूस करने लगता है। तो और वो मन ही मन में केवल अच्छा काम करने का संकल्प ले लेता है। इसके विपरीत कुछ बच्चे बड़े नालायक होते हैं, वो डांट सुनते हैं और डांट सुन के कोशिश करते हैं कि डांट ना पड़े इसलिए हम गलत ना करें, तो उनके अंदर भी सत्य करने का एक संस्कार बचपन में ही पड़ जाता है। वो संस्कार दोनों ढंग से हो सकता है कि एज ए एप्रिसिएशन आपको मिला, इनाम मिला और एक आपको सजा मिली। उसके बाद गैरेथ मैथ्यू बहुत बड़े बेस्ट के स्कॉलर है, शब्दों में एक किशोर अपने जीवन में नैतिकता, बहादुरी आदि को मिसाल के तौर पे ग्रहण करता है, जबकि एक परिपक्व उसे व्यवहारिक मानता है। हम सब परिपक्व लोग हैं तो क्वाइट नेचुरल लगता है सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, लेकिन एक बच्चे के लिए वो देखता है अच्छा उन्होंने इतनी ईमानदारी की, उससे सबक मिलता है कि कोई रिक्शा वाला आए दिन कि किसी का बैग छूट गया था पहुंचा दिया और उसी बच्चे के घर से जुड़ा हुआ बैग है, तो उसको लगता है कि ऐसे भी लोग हैं। तो एक उसको आदर्श मान के ग्रहण करता है और बड़े लोग उसको एक व्यवहार मानते हैं। तो यही तो जरूरत है कि आप भी नैतिकता को एक व्यवहार की चीज माने। इससे क्या निष्कर्ष निकला? नैतिकता को यदि बचपन से एक विधा के रूप में शुरू किया जाए तो इसके परिणाम बहुत अच्छे निकलेंगे। हमने किसको जस्टिफाई किया कि ये बचपन से पढ़ने वाली आदत है। खोज हम रहे हैं किस चिड़िया का नाम नैतिकता है। तो एक रास्ता मुझे अभी तक हम लोग एक निष्कर्ष पे पहले तो मैंने स्थिति का श्वेत पत्र दिया कि कितनी स्थिति विभत्स है, दूसरा दिया कि वास्तविक रूप से है क्या ये, उसके बाद तीसरे स्तर पे हम पहुंचे, उस चीज़ को एस्टैब्लिश किए कि नहीं भाई ये बचपन से पढ़ने वाली चीज़ है। अब बात साफ है आचार और सदाचार, जिसको हम बराबर पर्याय के रूप में यूज करते हैं, जबकि दोनों अलग चीज़ है। कंडक्ट है, वो वर्चू है, तो की शुरुआत बचपन से होनी चाहिए
और इसे युवा होने तक निरंतर जारी रखा जाना चाहिए, ताकि मन में कोई द्वंद्व ना हो, भ्रम टूटे। और यही परिणाम है कि आपको इथिक्स पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें एक कंटिन्यूटी की जाती है। अब एक मैं बहुत बड़े शिक्षक से मुलाकात कराता हूं, मौर्या मोंटेसरी, जिनका बहुत बेहतरीन किताब है ग्रहणशील मन, हिंदी में एब्जॉर्बेंट माइंड। उसमें वो कहती हैं कि बचपन रूपी कोरे कागज पे आप अमिट छाप छोड़ सकते हैं, और तो क्या है कि इथिक्स मूलतः बचपन से उसको लाने की जरूरत है। फिर सवाल उठता है कि एक सिविल सर्वेंट क्यों नैतिकता को पढ़ता है, तो उसके दो सीधे सीधे अर्थ निकलते हैं कि बचपन से जो उसमें नैतिक विस्तार हुआ है वो किस तर्क तक पहुंचा है, जिसको बाद में और सिद्ध करूंगा, उस चीज का परीक्षण है। तो यानी अब आपको पढ़ने से ज्यादा नैतिक होने के लिए अभ्यास की जरूरत है, ताकि आपके भीतर से जो सहज विकास आपके अंदर एथिक्स का हुआ है वो निकले। अब बात आती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नैतिकता सतर्क प्रतिबिंब है, सब्जेक्टिव फीलिंग है, और कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तिपरक अनुभूति है, केयरफुल फीलिंग है, और नैतिकता सतर्क प्रतिबिंब है, यानी केयरफुल रिफ्लेक्शन है। फीलिंग, लेकिन जब सिविल सर्विस के सिलेबस की बात करते हैं तो यह केयरफुल फीलिंग भी है और केयरफुल रिफ्लेक्शन भी है। दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पाठ्यचर्या में, इसके सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात है और रिफ्लेक्शन की बात है, क्योंकि हमें भर भर के महापुरुषों को भी पढ़ना है। तो ये दोनों बन जाता है इस परिस्थिति में। अब मैं जितने डेवलपमेंटल, विकासात्मक, एजुकेशनल फिलोसफर और साइकोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ही हैं, उनके घर चलते हैं, क्योंकि बचपन की बात हो रही है, जिसमें जीन पियाजे, जो संज्ञात्मक विकास के जनक बहुत बड़े, जिनके अंदर लॉरेंस कोहवर्ग, जिसको हम लोग कोहल वर्ग भी कहते हैं, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन कोहवर्ग होता है, जिसके अंदर करोल गिलिगन, जेम्स रेस्ट, सब बड़े लोग हैं, और ये लोग एक पुख्ता सबूत पेश करते हैं, एक लंबी स्टडी। जीन पियाजे संज्ञात्मक विकास के संग मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं 4 स्टेज में। लॉरेंस कोहलबर्ग मॉरलिटी के डेवलपमेंट का शैक्षणिक जगत के सबसे बड़े पुरोधा है। वो 3 स्टेज में इसको डिवाइड करते हैं और हर स्टेज का 2 सब स्टेज बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्व परंपरागत और पोस्ट, यानी उत्तर परंपरागत, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और ईच हैव टू, सबके 2-2 स्टेज है, 6 स्टेज की बात कहते हैं। दोनों जीन पियाजे और कोहलबर्ग दोनों कहते हैं कि कॉग्निटिव, संज्ञात्मक विकास, किसी मतलब पढ़ना लिखना के साथ ही मॉरल विकास बच्चों के अंदर होता है। और इससे क्या सामने आता है कि उसके अंदर नैतिक न्याय का एक तरह से स्टोरेज होता है, और वो नैतिक न्याय जो है कहीं ना कहीं नैतिक अनुभूति से आगे बढ़ जाता है।
वो जस्टिस करना सीख जाता है। यकीनन इससे एक बात अवश्य सामने आई कि नैतिक न्याय को अच्छे कारणों के लिए प्रशंसा मिली या आलोचना झेलनी पड़ी। ये दोनों बात हो सकती है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के लिए एक लंबा चौड़ा अपना सिद्धांत दिया, हालांकि इसकी निंदा भी हुई, लेकिन आज भी उस सिद्धांत को हम हटा नहीं सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही स्टूडियो टाइप का है, लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो जीन पियाजे का भी कॉग्निटिव लर्निंग लगता है, लेकिन है तो सही। वर्तमान शिक्षा नीति पे दोनों का भरपूर प्रभाव है। तो इसने 6 चरणों में जो बांटा, 3 को 2-2 को करके, तो पहला चरण जो है सजा का भय और इनाम या प्रशंसा का से संचालित होता है। यानी बच्चा 0 से 9 ईयर से ये शुरू करते हैं और खत्म करते हैं एकदम युवा अवस्था में ले जाके। चूंकि 0 से 9 इनका प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरा के लिए एज रखा है, उसके बाद ट्रेडिशनल के लिए परंपरा के लिए एज रखा है 9 से लेकर 18 तक लोग मानते हैं, कई लोग इस पे 15 तक। कोलबर्ग ने क्लियर नहीं किया और अंत में 18 यानी एबव। तो देखिए कहानी 6 स्टेज से शुरू होती है। तो पहला आप नैतिक है सजा और भय के चलते, या आपको इनाम मिलेगा, टॉफी मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, इसलिए बच्चों को बराबर प्रोत्साहित कीजिए। आज की शिक्षा नीति कोलबर्ग के एक चीज को हटा देती है कि सजा नहीं, एप्रिसिएशन करो, अप्राइजल करो, खूब बच्चों को प्यार करो, टॉफी चॉकलेट दो। तो इसके चलते वो हित का है। और दूसरा चरण कहीं ना कहीं एक तरह से इंटरपर्सनल रिलेशन पे डिपेंड करता है, पारस्परिक समझौता पे डिपेंड करता है, जिसमें बच्चे के अंदर भावना आती है जैसे को तैसा। यानी तुम मेरा आंख लेगा ऐसे तो मैं भी तेरा आंख ले लूंगा। तो उसके अंदर न्याय आया, लेकिन वो कौन सा न्याय आया? तो जंगल न्याय आया कि आंख के बदले आंख, थप्पड़ के बदले थप्पड़, छोड़ूंगा नहीं, स्कूल के गेट पे देख लेना, हम सब उस फेज से गुजरे हैं, आज बेटा देख लेना। तो वो और अगला 2 चरण जो है, ये हम बात कर रहे हैं पूर्व परंपरावाद की। और अब दूसरा है जो 2 अन्य चरण है, उसमें परंपरावादी नैतिकता को प्रतीक माना गया है, और जिसमें तीसरे चरण में मित्रों के अनुमोदन और स्वीकृति से जुड़ा है कि कोई चीज अपने लोगों के बीच अगर उस बिहेव को अच्छा माना गया तो उससे आदमी प्रेरित होता है। और चौथा चरण कानून व्यवस्था का आग्रही है, जिससे समाज में समरसता कायम होती है। और आखिरी पोस्ट कन्वेंशनल में जो अन्य 2 चरण हैं वो गैर परंपरावादी और नैतिकता कहकर उसको पुकारते हैं। इनमें से एक स्वचयनित सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, जो अपना मापदंड खुद बनाता है जीवन के लिए। बार बार आपके मित्र बोलते होंगे कि अरे भाई ये मेरे सिद्धांत से बाहर है, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। तो एक वो कंडक्ट हर आदमी के जीवन में, हर व्यक्ति एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है कि ये मैं नहीं करूंगा। और सत्य कहें तो उसी से समाज चल रहा है। ये 5वां स्टेज जो कोलबर्ग का है, तीसरे का पहला, वो सबसे काम का है। और उसी से आपको दिखेगा, आपका कुलीग भी होगा लेकिन वो गलत काम नहीं करेगा। आपके मन में आ जाएगा नहीं यार मैं उसको नहीं बोल सकता हूं, करेगा ही नहीं ऐसा, चाहे कितने अभाव में हो उसका जीवन। उसके बाद इन सब की, और जो छठा है एक तरह से कहीं ना कहीं यूनिवर्सल वैल्यूज और मानवीयता से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके लिए एक हर चरण में उन्होंने एक सवाल उठाया
हेंस डेलिमा, हेंस एक आदमी है, उसकी दुविधा को, हेंस या हेंज कहिए, उसकी दुविधा ये है कि उसकी वाइफ को कैंसर होता है। एक बगल का लैब में रेडियोथेरेपी के लिए रेडियम की कोई दवा बनी है, 200 रुपये उसके खर्च हैं और 2000 रुपया लेता है। हेंस बहुत गिड़गिड़ाता है, अंतोगत में वो चोरी करता है, अपनी वाइफ को बचाता है। तो हर स्टेज पे उस डिबेट को लाया गया, लेकिन आखिरी स्टेज पे, छठे स्टेज पे, वो डिबेट इन सवालों के साथ उलझा है कि भाई अल्टीमेटली वो चीज उसकी प्रॉपर्टी थी, या पेटेंट के रूप में प्रॉपर्टी हो, या उसने उसका इन्वेंशन किया, बनाया, खर्च किया, लेकिन कभी भी किसी के लाइफ के सामने कोई भी प्रॉपर्टी से बड़ी चीज क्या होगी किसी की जिंदगी, क्योंकि उसके बाद जीवन में कुछ है नहीं। तो इस स्टैंडर्ड तक नैतिकता को की लड़ाई कराते हैं कोइलबर्ग, और अल्टीमेटली ये आपके केस स्टडी में काम आता है। हर बार इससे संबंधित एक केस स्टडी होता है। तो केस स्टडीज में जो सबसे जरूरी 4 चीजें मैं बताऊंगा, उसमें पहला चीज है इथोस, जिसको प्रवृत्ति कहते हैं, लोकाचार कहते हैं। इथोस कहीं ना कहीं आपको बाध्य करता है कि उस चोरी पे विचार हो, विमर्श हो। सीधे उसको चोर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। डिबेट खड़ा हो गया कि 200 की चीज और 1000 रुपया दे भी रहा है, लेकिन अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग प्रतिक्रिया आई, उसको जेल जाना चाहिए, मतलब डिफरेंट। वो केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से बताऊंगा। अब यह विचार सभी समाज पर एक सिद्धांत से व्यक्ति विकास की बात करता है। खैर, जो भी आलोचना का आधारों पर कोइलबर्ग नैतिक विकास पर एक तार्किक प्रकाश जरूर देता है, और इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। उसके बाद चूंकि हम नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी की पड़ताल करने चले हैं अभी, और इसका विभिन्न दृष्टिकोण से आदि स्रोत हम ढूंढना चाह रहे हैं कि क्या है, कैसे इसको ट्रीट किया जाए। तो हमारी यात्रा तो ये है सिविल सर्विस वाले के लिए। आखिर मूल प्रश्न नैतिकता को परिभाषित करना नहीं, अपितु इससे सीधे डायरेक्ट मुलाकात करना चाहता हूं, ताकि समाज में तेजी से विलुप्त होते इस व्यवहार को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए। क्योंकि ये सिलेबस तो कहता है पुनर्स्थापना की बात है कि आप कैसे हायर स्टैंडर्ड मॉरलिस्ट हैं, तो कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, कैसे इसका संवर्धन हो। तो इतना सिखाने में कोइलबर्ग जरूर अपना काम करते हैं, इतना मैं इनसे ले सकता हूं। अब तक लोग इस निष्कर्ष पर अभी तक पहुंच गए होंगे कि नैतिकता का सीधा संबंध सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, उत्तरदायी और गैर उत्तरदायी, अनिवार्य, जायज, प्रशंसनीय और निंदनीय कार्यों के भेद से। इतना तो अभी तक हम लोग सब समझ गए। अच्छा काम, बुरा काम, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या जवाबदेही है, क्या उत्तरदायित्व है, क्या नहीं। इस भेद को यहां तक तो हम लोग उस पर बात कर लिए। इसका संबंध शर्म, दोष, नाराजगी, सहानुभूति, दया और देखभाल से भी है। बड़ा केयरिंग चीज भी है, दया भी, करुणा भी होना चाहिए। तो इतने चीजों से तो हम मुलाकात मोटा मोटी कर ली, मोटा मोटी, बहुत अच्छे से अभी नहीं किए। वैसे इसकी रुचि चरित्र और आचरण में खूब है। किसकी? एथिक्स की। इसका हस्तक्षेप लोक नीति से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक है, एवरीवेयर। इसके बिना कुछ नहीं है। एक और ये अपनी ऊर्जा सामाजिक परिवेश, स्थापित रीति रिवाज, विधि, कानून, विनिमय, धर्म, व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज से ग्रहण करती है। कहां से इथिक्स को ऊर्जा मिलती है? तो जो भी ट्रेडिशन है, रिलीजन है, जो भी उसके अंतरात्मा की आवाज है, जो भी कानून है, जो भी विधान है, जो भी लोकाचार है, उन सब से एक तरफ ये ऊर्जित होती है। और
फिर धीरे धीरे ये एक निश्चित मुकाम पे पहुंच जाती है। आंख मूंदकर किसी स्थापित ट्रैक पर चलने भर का काम नहीं है, यह एक परिचर्चा है जिसमें साफ मन से चीजों से बात करनी चाहिए। अंतर यानी अभी तक जो जहां हम पहुंचे उसका यह मतलब नहीं है कि कोई एक ट्रैक बन गया और हम भी उस ट्रैक पे चले। ये भी ये कोर्स, ये पाठ्यचर्या, ये सिलेबस नहीं करता है। ये सिलेबस सारे चीजों को लेके चल रहा है। आप देख रहे हैं कि कहीं एक जगह रुका हुआ नहीं है, सारे चीजों को लेके चल रहा है और तमाम डिबेट से आपको गुजार रहा हूं ताकि हम किसी खास निष्कर्ष तक पहुंचे। अब क्या होता है कि केवल तर्क वितर्क या परिचर्चा से हम किसी ढंग के नैतिकता का बहुत बड़ी परिभाषा नहीं कर सकते हैं या किसी चीज को हम नैतिक सिद्ध नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ठोस तत्व चाहिए, ठोस अवयव चाहिए जिसमें वो हर चीज को सिंचित करने का, उसके लिए इरिगेटेड करने का काम विवेक करता है। विवेक की अनुपस्थिति में चीजें धराशायी होती है, क्योंकि विवेक की उत्पत्ति एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण में मन के भीतर से होती है। बात साफ है, नैतिकता स्वभाव से जटिल होती है, प्रायः यह विवादास्पद और हैरान करने वाला होता है और अंततः इसको अंतरात्मा के द्वारा ही परिभाषित किया जा सकता है। इथिक्स और मॉरलिटी को एक मानना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हालांकि बाजार में जो चीजें हैं वो कई बार इसको पर्याय करती है। अब दोनों शब्द को फिर से कहां से आया इसको जानते हैं। बेसिकली अनुवाद की गलती से ऐसा खेल हुआ। तो ये जानिए कि मोरल शब्द जो है लैटिन का मोरालिस है। मोरालिस है लैटिन का, लैटिन वर्ड है। और सिसरो ने क्या किया, इथिकॉज को मोरालिटी में अनुवाद कर दिया। सिसरो जो था वो प्राचीन रोमन दार्शनिक है, बहुत बड़ा नाम है। तो सिसरो जब इथिकॉज को, अपने रोमन शब्द को, वो लैटिन मोरालिटी के संदर्भ में डाल दिया, जिसके चलते ये भ्रम हुआ। तो एक अनुवादक की गलती से, क्योंकि उनको कोई समानांतर शब्द ही लैटिन में नहीं मिला, था ही नहीं। तो इतना तो हमारा हक अब बन ही गया, सिसरो ने कह दिया कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक इंटरलिंक है, एक कनेक्शन है, और ये दोनों कई बार प्राय सा लगते हैं, प्राय ना होते हुए भी। इतना हो गया। लेकिन बाद में चूंकि दोनों शब्द से दो आवाज आ रही थी, धीरे धीरे दोनों शब्द अलग हो गए। सिसरो के अनुवाद धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया इस भूल को, और इसको अलग अलग अपनी अपनी परिभाषा मिल गई, जो अभी तक इथिक्स में ही हम चर्चा कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं आप। अब चलिए हम शुरू के दार्शनिकों के पास दरवाजा खटखटाते हैं, जरा इन दोनों शब्दों को अलग करने का। चूंकि एक इथिक्स का एक अच्छी परिभाषा ढूंढे, एक अच्छा खासा उसका उपयोग करना सीखें, और अंत में जाने है क्या, लोग क्या सोचते रहे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक डिबेट पे। क्या डिबेट है? तो एथिक्स को मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दर्शन शास्त्री, समाज शास्त्री, ये सारे लोग अपना अपना मान के चलते हैं कि अरे ये तो मेरा डोमेन की चीज़ है, मेरे डोमेन की चीज़ है। लेकिन सिविल सर्विसेज के पाठचर्या का जो एथिक्स है वो बड़ा चालाक है और बड़ा आग्रही है। ये कोई खास विषय का
खालिस रूप नहीं है, जिसको हम देहाती भाषा में कहते हैं छेहा, ओनली एंड ओनली नहीं है। ये इन सबके सार तत्व को लेते हुए आगे बढ़ता है। सबके एसेंस जरूर इसके अंदर है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन किसी एक विषय का ये पार्ट नहीं है। कौन चीज? तो जो सिविल सर्विस के पाठ्यचर्या में जो चीज दिया गया है। बेसिकली किसी सिविल सर्विस के लिए इथिक्स की जानकारी, एथिक्स को समझना बिल्कुल वो चंदन और पानी की कहानी है कि जैसे चंदन पानी में घुल जाता है तो मुश्किल है पानी को चंदन से अलग करना, और एज वेल एज चंदन को पानी से अलग करना और पानी को चंदन। तो लोग जीवन में प्रशासनिक नौकरियों में एकदम एथिक्स ऐसा सार तत्व बन के आपके पास रहे कि चंदन पानी का रिश्ता बने, वो एक विषय के डिबेट में ना जाए, इसका भी हमें सदैव ख्याल रखना है। अब चलते हैं, इसको ढूंढते हैं काम की चीज। तो देखते हैं कि सुकरात का जो मुकदमा है और उसमें मृत्युदंड मिलता है, और उस मुकदमे के सुनवाई के दौरान सुकरात को एक बड़ी अजीब आदमी से मुलाकात होती है। वो कोई नहीं, यूथोइफ्रन है। यूथोइफ्रन, सुकरात अपने ट्रायल में है कि उन पे ट्रायल है कि आप युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और एक गलत देवता या गलत पूजा पद्धति को प्रचारित कर रहे हैं। उस ट्रायल में जाते हैं और मुलाकात किससे होती है? यूथोइफ्रन से। यूथोइफ्रन क्या है? तो ये अपने पिता के ऊपर कंप्लेन किए हुए। क्या कंप्लेन है इसका? तो मेरे बाप ने नौकर को मार दिया। तो जब ये भेंट होती है इनकी कोर्ट में सुकरात से, तो सुकरात पूछते हैं कि भाई तुम अपने सगे बाप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यूथोइफ्रन कहता है कि ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि मैं न्याय पे अडिग आदमी हूं। बाप ने नौकर को मारा है तो बाप को सजा मिलनी चाहिए। फिर सुकरात उससे पूछते हैं कि न्याय को परिभाषित करो, न्याय क्या है? व्हाट इज जस्टिस? तो वो बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। तो बोलते हैं कि नहीं, ये सब तो उदाहरण है, परिभाषा नहीं है। फिर यूथोइफ्रन कुछ उदाहरण देता है, सबको वो खारिज करते हैं, कहते हैं ये सब मात्र उदाहरण है, डिफिनीशन नहीं है, न्याय की परिभाषा नहीं है। तो इस डिस्कशन के बाद दोनों के बीच वार्तालाप बंद हो जाती है। बहुत टाइम लग गया। अंत में जो न्याय का जो ये नाटक यूथोइफ्रन कर रहा था, उसमें बिल्कुल वैल्यूज नहीं था। सब कुछ वो बोल रहा था, लेकिन जस्टिस के साथ मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। किसी में वैल्यूज की बात नहीं कर रहा था, वो केवल बकवास कर रहा था। उसके सारे तर्क में बकवास थे। तो सुकरात और यूथोइफ्रन संवाद से ही हमारी खोज अभी तक पूरी नहीं हुई। हम नहीं समझ सके यहां भी कि आखिर जस्टिस क्या है, न्याय क्या है। अब मॉरलिटी बिल्कुल साइंस की तरह है, जिसमें क्या होता है कि साइंस क्या है कि स्टेज वाइज चलता है और हर स्टेज किसी तर्क से सिद्ध होता है। तो कहीं ना कहीं मॉरलिटी जिसके आधार पे न्याय खड़ा होता है, जिसके आधार पे मूल्य खड़ा होते हैं, तो वो उसमें एक समग्रता नहीं है। छोटे छोटे तर्कों को जोड़कर हम मॉरलिटी को एक्सप्लेन करते हैं
और उसको परखते हैं। और जस्टिस क्या है? न्याय के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो बहुत जल्द में लिया गया निर्णय होता है। न्याय के लिए अब ये अलग बात है कि भारत के कोर्ट में बहुत दिन डेट लगता है, लेकिन न्याय की तो किसी खास डेट पे ही होता है, बहुत फास्ट होता है। डेट लगना अलग चीज है। तो आप किसी फल को जैसे फटाफट काटे चाकू से और बांट दिए, 4-5 दोस्त हैं, लाए अच्छा पपीता बड़ा सा, काट के बांट दिए, दैट इज न्याय, वो न्याय है। लेकिन वो मॉरलिटी नहीं है। फिर न्याय को लेकर प्लेटो रिपब्लिक में, चूंकि प्लेटो के रिपब्लिक का बड़ा फेवरेट टॉपिक है जस्टिस, उसमें बड़ी चर्चा करते हैं। वो बोलते हैं कि न्याय एक नैतिक अवधारणा है। क्या है? एक इथिकल कॉन्सेप्ट जस्टिस। फिर कहते हैं इस बात को लेकर बहुत बात बेकर, फ्रांसिस बेकन चलते हैं और कहते हैं, जब बेकन प्लेटो के रिपब्लिक की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं न्याय एकदम से ही मानव सद्गुण का एक भाव है, एक भाग है या बंधन है जो मनुष्य को राज से जोड़ता है। तो न्याय क्या है? एक बाइंडिंग फोर्स है जिससे राज्य से व्यक्ति जुड़ता है। वही प्लेटो का न्याय है। इसी प्रकार का विचार सैवाइन भी व्यक्त करते हैं। वह कहता है कि न्याय प्लेटो के लिए एक बंधन है जो समाज को एक साथ बांध के रखता है। न्याय की ग्रीक भाषा में प्रयुक्त वर्ड, जो ग्रीक वर्ड है डिकायोजनी ग्रीक में न्याय को कहते हैं, जिसका अर्थ है न्याय से कहीं अधिक व्यापक। डिकानोई का डिकायोजनी का अर्थ है न्यायोचित नीतिपरायण। क्या है? न्यायोचित नीतिपरायणता। इसलिए प्लेटो की न्याय की धारणा को वैधानिक अथवा अदालती न्याय नहीं माना जाता है। अतः यह कानून की सीमा से बाहर है। यह मूलतः सामाजिक नीति शास्त्र से संबंधित है। क्या? प्लेटो का न्याय। यह सोशल एथिक्स है। क्योंकि आज भी समाज में जो फैसले होते हैं वो कई फैसले बड़े नैतिक होते हैं, क्योंकि फिर वहां इथॉस लागू होता है, प्रवृत्ति लागू होती है। प्लेटो की धारणा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये है कि न्याय नीतिपरायणता का दूसरा नाम है। यह अधिकारी के लिए आनंद उठाने की तुलना में कर्तव्य का पालन करना अधिक है। यह व्यक्ति का अपनी योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य अनुसार समाज में योगदान देता है। चूंकि एक सिविल सर्वेंट से जस्टिस की भी उम्मीद की जा रही है और वो जस्टिस रैप्ट है इथिक्स में। यह सामाजिक नैतिकता है, समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। यह सामाजिक ताने बाने की शक्ति है, क्योंकि इसमें समाज के सभी प्रणालियां समाहित हैं, इसके अंदर हैं। तो ये कहां हम चले थे? न्याय, जस्टिस सुकरात ने जानना चाहा, प्लेटो ने उसको डिफाइन किया, सैवाइन ने उसको समर्थन किया, और ये न्याय कितना बड़ा दायरा लेके आया कि इसके घर में कौन रह रहा है। अल्टीमेटली हमारा इथिक्स रह रहा है, और यही तो हमारे कर्तव्य बोध से हमें आगे बढ़ना है अपने पर्चे में। यही कर्तव्य बोध तो हमें केस स्टडी में हमें नंबर लुटाएगा, हम भर भर के नंबर लाएंगे। फिर 18वीं शताब्दी, ये सारी बातें खत्म होती है 11वीं 12वीं शताब्दी तक। अब 18वीं शताब्दी में आते हैं थॉमस रीड, वन ऑफ द माय फेवरेट स्कॉलर। उनका कहना है कि मॉरलिटी के प्रति व्यवस्थित समझ विकसित करना ये चाहते थे थॉमस रीड। उन्होंने मोरल की तुलना प्रकृति में घटित होने वाले गति सिद्धांत से किया है, जिसके चलते प्रकृति के अंदर एक आंतरिक गतिशीलता है और उस गतिशीलता को मनुष्य नहीं समझ पाता है।
दिखता है कि ये जड़ है, चेतन तो है लेकिन ये स्थिर है, उस गतिशीलता से ऊर्जित होकर भी चीजें चलती हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति के चीजों में जो हिलते डुलते हैं, जो चलते फिरते हैं, या जो जिसमें अस्थायित्व है, जो एक ही जगह एक पैर रहता है, लेकिन उसके अंदर भी एक आंतरिक गतिशीलता है, एक ऊर्जा है, और वो कहीं ना कहीं उससे भी मानव ने बहुत कुछ सीखा है, जिसको कभी बात करूंगा। तो यह एक सहज घटना है, एक कंटिन्यूटी के साथ, एक निरंतरता के साथ पूरे ब्रह्मांड के कार्य को संचालित करना। इस प्रकार रीड मोरल को भी नैसर्गिक बनाने के आग्रही हैं कि बिल्कुल हवा पानी की तरह मॉरलिटी रहनी चाहिए। वर्षों पहले समाजशास्त्री रेमंड बमहर्ट ने व्यवसायी लोगों से पूछा था कि आपके लिए इथिक्स का क्या अर्थ है। तो जब रेमंड ने पूछा कि आपके लिए क्या अर्थ है, तो इसके 3-4 जवाब आए। यह मेरी अनुभूति है, माई फीलिंग, मुझे सही और गलत का एहसास कराती है। मॉरलिटी एक फीलिंग है। बिजनेस एथिक्स में एथिक्स का पालन हम धार्मिक आस्था से करते हैं। एथिक्स होने के लिए कानून जरूरी है। एथिक्स के अंतर्गत समाज द्वारा स्वीकृत मानक व्यवहार समाहित है। तो 4 चीजें रेमंड को मिलती है कि एथिक्स इज अ फीलिंग, ये कहीं ना कहीं रिलीजियस स्पिरिचुअल आस्था का विषय है, इसके लिए कानून भी जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं ये सब मिल के चीजें बनेंगी, और समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार भी इसमें शामिल है। हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। तो इस तरह से इन उत्तरों से फिर कुछ प्रश्न खड़ा होता है। क्या किसी व्यक्ति की अनुभूति इथिकल हो सकती है? यह कैसे संभव है कि हमारी फीलिंग इथिकल हो? किसी की अनुभूति सही और गलत कुछ भी हो सकती है, और अनुभूति तो बहुत जल्दी बदल जाती है। उसके बदलने में प्रकृति से लेकर परिस्थितियां बहुत खेल करती है। तो टाइम बिंग अनुभूति इथिकल लगती है, लेकिन सदैव उसमें अस्थायित्व तो नहीं है, धोखा खा जाएंगे। उसके बाद है समय और परिस्थिति से बदलती रहती है। धार्मिक आस्था, क्या इथिक्स धार्मिक आस्था है? यह सच है कि धर्म में इथिक्स का ऊंचा स्थान है, लेकिन जो नास्तिक हैं या जिनकी किसी धर्म में आस्था नहीं, तो उनके लिए फिर इथिक्स कहां से लाया जाएगा? यही सवाल गांधी के सामने भी उठा था कि आप एक एक चीज को खारिज किया जा रहा है कि नॉट फीलिंग ओनली, फीलिंग को रोक के रखिए, धार्मिक को भी रोक के रखना होगा। चूंकि जो नास्तिक हैं उनका क्या होगा? तो कोई धर्म थोड़ी ठेका ले रखा है। फिर एथिक्स को धर्म की परिधि में तब नहीं माना जा सकता। कानून का पालन करना इथिकल गारंटी नहीं हो सकता है। चूंकि कानून के अंदर इथिकल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कानून का पालन करना कोई जरूरी नहीं इथिकल हो। आजकल देखते हैं जीएसटी के केस में क्या कहानी आ रही है, बहुत सारे ऐसे केस में आ रहा है। तो कानून अनुभूति की चपेट में, मने अनुभूति से ही बेईमानी आएगी, कहीं नहीं कहीं लंगड़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको सरपास कर दिया जाएगा। उसके बाद देखा गया कि सोचिए ना कि सब कानून अच्छा थोड़ी होता। इतने दिन तक अफ्रीका में रंग भेद रहा, 1989 तक, 1989 तक क्या था, या गृह युद्ध से पहले तक जो नस्ल भेद की स्थिति थी अमेरिका में, क्या था। भारत में आए दिन सब चीज पे कानून बन के, और क्या स्थिति बनती है। तो ये कहीं ना कहीं इतना आराम से हम एथिक्स को नहीं स्वीकार लेंगे सब चीज के। अब देखिए अंत में कहता है सामाजिक स्टैंडर्ड। भारत अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा यहां इथिकल क्राइसिस हुई या नैतिकता का यहां ह्रास हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा कारण है ट्रेडिशन का। आपको जान के हैरानी होगी, जब विलियम बेंटिक ने
भारत से सती प्रथा की खत्मा की, तो प्रिवी काउंसिल में चले गए पंडित लोग और जाके कंप्लेन किया कि हमें धर्म से विमुख किया जा रहा है। गांधी जब अंबेडकर के चैलेंज को लेकर मद्रास पहुंचे, कहे कि अब पूरा जीवन मैं दलितों उद्धार में लगाऊंगा, हरिजन की सेवा करूंगा, तो शंकराचार्य लोग इरविन को लिखने लगे कि मैं इसको धर्म से निकाल दीजिए। कहे भाई मैं कौन होता हूं निकालने वाला। तो कितना ज्यादा ट्रेडिशन आज भी, भ्रूण हत्या, लिंगीय भेदभाव, इतना विषम जाति प्रथा का, छुआछूत, सब कुछ है आज समाज में, दहेज, इतनी बड़ी समस्या है, ऑनर किलिंग, सब कुछ हो रहा है। तो ट्रेडिशन कहीं ना कहीं वो भी नहीं पूरा करता है। उसके बाद देखिए ट्रेडिशन में ही पूरा नाजी कैसा पागल हो गया था, पूरा जर्मनी, और कितनी बारी मानवता की हत्या किया हिटलर। तो कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन, अपने वर्चस्व का ही कसम खिला के उसने नाजीवाद की शुरुआत की थी। तो इन चीजों से बचना होगा। अब फिर ढाक के तीन पात सवाल जहां मेरा था कि आखिर क्या इथिक्स है, किस चिड़िया का नाम इथिक्स है, हम उसके निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजों को छान कर अपने काम का इथिक्स निकालें, सिविल सर्विस का। तो दो बातें अभी तक क्लियर हो गई। पहला कि इथिक्स का संबंध सही गलत के जो स्टैंडर्ड है उसके संदर्भ में, कि क्या गलत है एब्सोल्यूट, क्या सही है। तो एक बात तो हमारे दिमाग में ये बात आ गई। एक तरह से इसका मानक उल्लेखित होता है कि मानव को क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। इथिकल निर्णय करते समय मन में सदैव एक प्रश्न उठना चाहिए, मैं क्या करूं, यह उचित कर्तव्य से निर्देशित होता है और हमें समाज में बलात्कार, चोरी, डकैती, खून, जालसाजी आदि से दूर रखता है। दूसरा, इथिकल मानक के पालन करने से हम प्रशंसा या इनाम हासिल करते हैं, हमारी निष्ठा और वफादारी की चर्चा होती है। इसी से हम सही जीवन, आज़ादी, निष्ठा आदि इत्यादि हमें मिलता है। हम भले और बुरे का अंतर इसी से सीखते हैं। कुल मिला के मानव के अंदर मानव सोच का बीजारोपण का काम ही इथिक्स ही करता है। कहां? मानव के अंदर स्टैंडर्ड थॉट का कौन बीजारोपण करता है? इथिक्स करता है। दूसरा, इथिक्स का आग्रह है कि कोई व्यक्ति अध्ययन के द्वारा, एक सवाल है कि क्या इथिक्स का विकास हो सकता है? जब यह आदत है बचपन से, तो क्या कोई व्यक्ति को बचपन में ऐसा मौका नहीं मिला? बिल्कुल हो सकता है। इथिक्स नॉलेज से इथिक्स में संवर्धन हो सकता है, ज्ञानार्जन से हो सकता है और आप मानक इथिक्स तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़े इथिक्स के सबसे बड़े मॉरल फिलोसफर हमारे गांधी, मेकिंग ऑफ महात्मा के उदाहरण है, धीरे धीरे बने। तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानार्जन, अध्ययन, अपने तपस्या से वो किसी भी स्टेज में इथिक्स का बहुत बड़ा फॉलोअर हो सकता है, बहुत बड़ा रोल मॉडल हो सकता है। इसलिए भूल जाइए कि केवल ये बचपन की थाती है, बचपन की संपत्ति और संपदा है। नहीं, हो सकता है, संवर्धन होता है। और इथिक्स का मानव अथवा नियम जिसको कोई भी अपने लिए निर्धारित करता है और उससे हम सही गलत के बीच भेद कर लेते हैं। अब देखिए, कोई बच्चा होमवर्क करता है, कोई किसी का कॉपी उठा के उतार लिया, कोई नहीं उतारता है, ये उसका अपना स्टैंडर्ड है, इसके लिए कोई देखने उसके घर पे नहीं जा रहा है। ये बच्चे के अंदर का इथिक्स है। यहां विवेक इथिक्स का ही प्रतीक है। जब हम कोई निर्णय करते हैं, विशेषकर इसका प्रभाव जब दूसरे पे पड़ने वाला होता है, तो एक इथिक्स द्वंद्व में फंसता है, जिसको इथिकल दुविधा या डिलेमा बोलते हैं। हम अपने से बेहतर निर्णय करते हैं, जो भी विकल्प उपलब्ध है, लेकिन हो सकता है उस निर्णय से एक पक्ष बहुत आहत हो और उस आहत में हमारी आलोचना भी हो। लेकिन
इथिकल द्वंद्व कहता है कि बेहतरीन विकल्प के साथ चलने वाले निर्णय ही आपको दुविधा से बचाएगा। हर कोई अपना जीवन एथिक्स संग जीता है और मूल्य और वैल्यू को अपनाता है, जिससे शुचिता उसके अंदर पनपता है। समानता हम अपने परिवार मित्र को तरजीह जो देते हैं, क्योंकि उसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है और हम सबके पास चंद उम्मीदें और कुछ सपने होते हैं। तो इस तरह से पश्चिम को पूरा खंगाला तो इतना एस्टैब्लिश हुआ कि एथिक्स, मॉरलिटी, वैल्यूज, वर्च्यू, शुचिता, ये सब एक स्टैंडर्ड मानक हैं और हर हालत में इसकी रक्षा होनी चाहिए और ये समाज के लिए सदैव डिबेट का विषय रहा है और इसका परिणाम सदैव सुखद रहा है। जो लोग इन तथ्यों के साथ जीवन जीते हैं और हर कोई इसका आग्रह करता है। इतना हमें पश्चिम को खंगालने के बाद अपनी यात्रा में हम पहुंच गए। अब हम अपने देश की यात्रा कल करेंगे, क्योंकि क्लास लंबा हो गया। भारत में क्या है इसका, उसकी पड़ताल करेंगे और अंत में हम पहुंचेंगे कि किस सीरिया का नाम एथिक्स है। जय हिंद।